नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरठ की इस क्रांतिकारी धरा से एक बार फिर से आपका अभिनंदन। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली वीडियो मैंने स्टेट फॉर्मेशन के लिए बनाई, उस पर आपने जो प्यार दिखाया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मैंने जब वीडियो डाली तो मैंने कमेंट के लिए भी कहा, काफ़ी कमेंट मुझे मिले और निजी कमेंट मुझे मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे भी मिले, फेसबुक अकाउंट पे भी मिले और यूट्यूब पे भी आपने काफ़ी कमेंट किए हैं। कमेंट्स में बहुत सारी बातें मुझे बताई गई, बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया। कुछ ने ये भी कहा कि वीडियो जो है वो लगातार आनी चाहिए। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किया और फिर बीच में उसे बंद कर देते हैं, पर इस बार हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें इस तरह से हमारी ना हों। मित्रों, जो पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया, मेरा मन तो यह था कि मैं उससे आगे से शुरू करूं, लेकिन हुआ क्या है कि अब उससे आगे से शुरू ना करके मुझे कई कमेंट्स ऐसी मिली हैं कि कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर थोड़ा सा हिस्ट्री को और पीछे ले जाइए। मतलब तो कई चीज़ें ऐसी निकल के आई सामने जिसमें मुझे लगा कि बच्चे ये चाहते हैं कि मतलब डिवीज़न कैसे हुआ और राइट्स या जो गांधी की हत्या है, जो हमारा अखंड भारत बना, इसके बनने का क्रम क्या था। तो कुछ इस तरह का उपसंहार कंक्लूजन निकल के जो है वो सामने आया है। इसी क्रम में मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि आपको किसी भी बात को लेके टेंशन नहीं लेनी है। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि चीज़ें जो हैं बहुत आराम से समझिए, फ्लो में समझिए। और चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दोबारा रिवाइंड करिए, वापस देखिए, समझ में ज़रूर आएगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो आज जो मैं विषय शुरू कर रहा हूँ, बेसिकली ये 2 चैप्टर्स में रहेगा। आज की वीडियो में 2 अध्याय मैंने इसमें लिए हैं, ठीक है। तो जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में मैंने इसमें आपके लिए आज टॉपिक लिया है डिवीज़न या पार्टीशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कि जो पार्टीशन है वो क्यों हुआ है, आज का विषय जो है वो इस बात पे है। और जो दूसरा अध्याय होगा, जो दूसरा चैप्टर होगा, उसमें मैंने दंगे, उसके बाद जब डिवीज़न हो गया तो दंगे और गांधी की हत्या का पूरा ब्यौरा आपको उसमें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ये संयोग मानिए, ठीक है, कि आज जिस समय ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, इस वीडियो में आज दिनांक है 3 जून, ठीक है। और आप याद करिए 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पे ये घोषणा की थी लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, भारत और पाकिस्तान। तो आज लगभग 73 ईयर्स मौका मिला उसी दिन ये वीडियो अपलोड करने का। तो अब इसके बारे में चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, एक बात फिर से बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी किसी तरह की हमें नहीं करनी है। आज आपको एक बात समझाता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री को समझना है तो हिस्ट्री को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका मैंने देखा है, समझा है और कोशिश भी की है उसे पढ़ाने की, आप चीज़ों को काल खंड में बांट के पढ़िए। उनका डिवीज़न आप काल खंड में कर लीजिए, उन्हें आप एक पीरियडिक तरीके से अरेंज करिए। अगर आप उन्हें पीरियडिक तरीके से अरेंज करके चलेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपको चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रहेंगी कि अच्छा इस तरह की चीज़ें हुई हैं, फिर इस तरह का परिणाम निकल के सामने आया है। तो जब आज अगर मेरे से कोई ये पूछता है विभाजन क्यों, तो मैं उसे उस विभाजन को 3 पॉइंट में मैं उसे हमेशा बांटता हूं। और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है मुस्लिम लीग, पहला पॉइंट मुस्लिम लीग और जिन्ना की अति महत्वाकांक्षा। देखिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अति का तो आपको पता है एक्सट्रीम पे जब चीज चली जाएंगी तो फिर दूसरा जो पॉइंट है वो नेहरू गांधी की अदूरदर्शिता।
ये सेकंड पॉइंट है, चीजों को समझ नहीं पाए, भांप नहीं पाए। और तीसरा पॉइंट है अंग्रेजों की अनैतिकता, इमोरलिटी। जिस देश से आपने इतना सब कुछ कमाया हो, आप उसे इस हाल में कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो इन 3 पर बेस होगा और पूरी बात आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये डिवीजन जो हुआ है, ये डिवीजन हुआ कैसे है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और बहुत अच्छे से मेरे साथ चलिए। देखिए, अगर रिलीजियस बेस्ड डिवीजन की बात करें, आज भी, अब से 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी, हर कोई चाहता है कि उसकी कम्युनिटी, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन में बढ़ोतरी हो, उसकी प्रोग्रेस हो, हर कोई चाहता है। और ऐसा समय समय पर हर बार हुआ भी है। हर तरह के लीडर्स आए हैं जिन्होंने अपने अपने कास्ट के लिए, अपने अपने रिलीजन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब हम अपनी कास्ट को, अपने रिलीजन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से पूरा मुल्क जो है वो आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको सीधा मुस्लिम लीग पे लेके नहीं चल रहा हूं। 1857 जब डिवीजन हुआ, सॉरी, जब पहली क्रांति हुई, मेरठ से हुई थी, ये भी हमारा सौभाग्य है कि प्रणेता हैं हम उस क्रांति के। जब ये क्रांति शुरू हुई तो जब इसकी रिपोर्ट अंग्रेजों ने जस्टिफाई की कि भाई ये जो क्रांति हुई है इसके पीछे है कौन, तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया, अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमान हैं इसके पीछे, मुस्लिम जो हैं इसके पीछे, इन्होंने क्रांति करी है। तो मुसलमानों का सप्रेशन शुरू हो गया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज, अत्याचार होने लगे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने फिर अपना दृष्टिकोण बदल लिया और इन्होंने, जब कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने इनके मनचाहा काम नहीं किया, तो अब इन्हें लगा कि नहीं, ये तो गलती हो गई मुसलमानों को, जो अगर कांग्रेस को इन्हें रोकना है या किसी और कम्युनिटी को साथ चाहिए तो इन्हें सबसे पहले मुसलमानों को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। लेकिन पक्ष में लाए कैसे? क्योंकि मुसलमानों के साथ उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित था। तो टॉप क्लास मुस्लिम्स कुछ ही थे, चुनिंदा मुसलमान ही ऐसे थे जो इस श्रेणी में आते थे। तो एक नाम मैं आपको बताता हूं, सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और एक अंग्रेज भक्त, जुडिशरी में काम करते थे, काफी एमिनेंट, पढ़े लिखे, विद्वान टाइप आदमी थे। मुझे लगता है जब ये 1880s में जब ये रिटायर हुए अपनी नौकरी से, तो इन्होंने मुसलमानों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कुरान को इन्होंने साइंटिफिकली समझने की बात लोगों में कहने शुरू की। यानी इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा प्रभाव मुस्लिम वर्ग पर पड़ने लगा। उसी का रीजन है, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं की देन है। मोमडन एंग्लो करके कुछ एक विद्यालय बना था जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया है। ठीक है, लेकिन 1898 में शायद इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ये आंदोलन किसके हाथ में जाता है? क्योंकि उस समय भी कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो मुसलमानों के भविष्य को लेकर चिंता में थे। मित्रों, अब मैं मुस्लिम लीग की तरफ जा रहा हूं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने, और भी कई, नून साहब थे उसमें और वकारुल मुल्क थे, कई लोग थे, आगा खान थे, कई लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में नहीं थे। वो मुस्लिम लीग में कब उनको शामिल किया गया? मुस्लिम लीग में वो आए 1913 में। और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पहले कांग्रेसी थे,
और ठीक ठाक कांग्रेसी थे। मैं बता दूं आपको 1910 में उन्होंने कांग्रेस में उन्होंने अपने आप को शामिल किया और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी उनको चुना गया। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना गुरु मानते थे। जैसे बहुत फेमस एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो आपने सुना होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अब बहुत जल्दी जिन्ना को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस जो है उनके हिसाब से ब्रूट की एक तरह से कि मतलब हिंदू मेजॉरिटी वाली पार्टी है और यहां मुसलमानों का कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को उन्होंने ज्वाइन किया और 1930 में वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। सेम कांग्रेस की तरह, यहां भी आपको एक बेहतरीन बात बताता हूं, सेम कांग्रेस की तरह जैसे महात्मा गांधी के आने से पहले महात्मा गांधी के आने से पहले जैसे आपने देखा होगा कि इलीट क्लास कांग्रेस पार्टी थी, बड़े बड़े लोगों की पार्टी थी कांग्रेस। महात्मा गांधी के आने के बाद मोबिलाइजिंग शुरू हुई आम जनता की कांग्रेस के अंदर, यानी मासिस का जाना शुरू हुआ जब महात्मा गांधी आए। सेम इसी तरह से जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने लगातार कोशिश की कि कैसे मैं इसे मास मूवमेंट की तरफ लेके जा सकता हूं। एक फैक्ट यहां आपको बता रहा हूं, दुरुस्त करिए। 1927 तक केवल मुस्लिम लीग में 1300 रजिस्टर्ड सदस्य थे, लेकिन 40s में अकेले बंगाल में मुस्लिम लीग के 5 लाख सदस्य थे और पंजाब में लगभग 2 लाख सदस्य थे। तो मतलब मुस्लिम लीग में जो मास मूवमेंट शुरू हुआ, मोबिलाइजिंग ऑफ मासेस जो शुरू हुई, वो मोहम्मद अली जिन्ना के समय में शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद अली जिन्ना जिस दिन मुस्लिम लीग में आए तभी से टू नेशन थ्योरी उन्होंने लागू किया। यहां पे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अब जो मैंने कहा था कि गांधी और नेहरू की दूरदर्शिता क्यों है उसमें, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश नहीं की थी नेहरू से बात करने की। 1930 के आसपास जिन्ना ये चाहते थे कि कांग्रेस के साथ एक समझौता हो और रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर लिया जाए, लेकिन शायद नेहरू को ये लगा होगा कि ये कौन सा बड़ी तोप है, एक पार्टी जो पूरी रिलीजन के बेस पे बनी हुई है, ये कौन सी तोप है। नेहरू को इस बात की ज्यादा उम्मीद थी कि तेरा जो समाजवादी स्ट्रक्चर है उससे जनता पसंद करेगी। सबको पता भाई एक धर्म की बात कर रहे हैं, ये तो यार ऐसे कैसे पार्टी बन सकती है। एक धर्म की पार्टी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 1909 के, ध्यान दीजिएगा, 1909 के मोर्ले मिंटो जो एक्ट आया था उसमें इस बात की व्यवस्था कर दी गई थी कि अंग्रेज जो मुसलमान हैं वो अपने मुसलमान नुमाइंदों को चुन सकेंगे, यानी मुसलमान को वोट करेगा, मुसलमान ही लड़ेगा सीट पे और मुसलमान ही मुसलमान को वोट करेगा। इसी का एक परिणाम आगे फिर BR अम्बेडकर की डिमांड पे भी निकल के आएगा। तो मैं कहना आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि कहीं ना कहीं गांधी ने और नेहरू ने कम आंका मोहम्मद अली जिन्ना को। अगर तभी एक समझौता कर लिया होता, जो भी समझौता होना था, तो मुझे लगता है क्योंकि उस समय 2 स्टेट कोई डिमांड ही नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है, यह ध्यान देने वाली बात है कि जब 1930 में जब मोहम्मद इकबाल, उर्दू के एक बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भी है, एक बार जब वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने 1930 में, तो एक बार उन्होंने जरूर कहा कि ये पंजाब प्रोविंस सिंध और वाला जो इलाका है इसको लेके एक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, लेकिन विद इन इंडिया उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इसके ऊपर खैर डिस्प्यूट है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग बात लिखी है, लेकिन मैक्सिमम का ये कहना है
कि उन्होंने वो विद इन इंडिया बात कही थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूं जहां से ये डिवीज़न जो है वो बना। एक्चुअली हुआ क्या, दिसंबर जनवरी 1945-46 में, 1946 का प्रांतीय चुनाव बोलते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन आया 1946 का। अब ध्यान से समझने वाली बात है, अब कांग्रेस ने अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा पूरा। कांग्रेस ने के पास अपने कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स थे कि भाई लेबर का हम क्या करेंगे और लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम भूमि सुधार करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग के पास ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं था, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। मुस्लिम लीग तो केवल मुसलमानों से ये कह रही थी कि इकट्ठे हो जाओ, हमें वोट करो। एक तरह से ये लड़ाई है, अगर इस बार तुमने हमें वोट कर दिया मुसलमानों से, वो किसी और से अपील भी नहीं कर रहे थे, केवल मुसलमानों से। एक्चुअली एक प्लेबिसाइट की तरह, एक जनादेश की तरह, जनमत संग्रह की तरह देख रहा था इसे मुस्लिम लीग। जिन्ना को इस बात का यकीन था कि अगर इस चुनाव में मुसलमानों ने हमें वोट कर दिया तो ये इस बात की मोहर है कि 1940 में जो हमने पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग करी है, उस पर मोहर लग जाएगी कि हां, पाकिस्तान मुसलमान एक अलग राष्ट्र चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग के लिए आप 1946 का प्रोविंशियल इलेक्शन मानिए मत, वो तो एक जनमत संग्रह करा रहे थे कि हां, क्योंकि 1909 के हिसाब से उन्हें पहले ये छूट मिली हुई थी कि मुसलमान को वोट करेगा। और वो लड़ किस पॉइंट पर रहे थे, रैलियों में ये तक कहा जाता था कि तुमने अगर वोट नहीं किया तो सारी जिंदगी तुम हिंदुओं के पैरे तले कुचले जाओगे। पूरा एक तरह से मतलब भड़कीला माहौल बनाया हुआ था। अलग अलग पोस्टर, अलग अलग नारे जो है उस समय चलते थे। नेहरू को क्या उम्मीद थी, मैंने आपसे क्या कहा, नेहरू को उम्मीद यह थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो मेरा समाजवादी मॉडल है जिसमें मैं सबके विकास की बात कर रहा हूं, उसको वोट मिलेगा। एक धर्म के आधार पर बनी हुई पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करेंगे। पर ये जनता है, चुनाव का रिजल्ट आया और मुसलमानों ने नेहरू के समाजवाद की धज्जियां उड़ा दी। बंगाल में मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट 119 थी और 119 सीट में 114 पर मुस्लिम लीग जीत गई। संयुक्त प्रांत, आपका अपना उत्तर प्रदेश, जिसे योगी जी उत्तम प्रदेश बना रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, 66 सीट, 66 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम लीग के लिए। 54 सीटें जीत गए मुस्लिम लीग वाले। मद्रास में 29, ये बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए, मद्रास में 29 सीट थी रिजर्व, 29 की 29 जीत गए। पूरी एक लिस्ट 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी रिजर्व सीट थी और कितनी पे वो जीते, एक पूरी लिस्ट आई होगी बराबर में। ध्यान से देखो इसे पॉज करके। लगभग 400 सदस्य मुस्लिम लीग के जीत के आए और नेहरू का समाजवाद फुर। यानी इस बात पे मोहर लग गई कि वास्तव में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी लामबंद है
पीछे चल रही है मोहम्मद अली जिन्ना के, और वो चाहते हैं कि एक मुस्लिम राष्ट्र बने। इस सब को अंग्रेज भी तो देख रहे हैं, इस सब को अंग्रेज भी देख रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, और 10 अप्रैल को जितने सदस्य जीत के आए, 10 अप्रैल 1946 को जितने सदस्य लीग के जीत गए, सबके साथ बात करी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और यह मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान से कम कुछ नहीं। वार्ताओं का दौर चला। आरसी गुहा तो अपनी किताब में यह भी लिखते हैं, रामचंद्र गुहा एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, यह भी लिखते हैं कि बातचीत के चलते हुए दौर में इतना अतिवादी जिन्ना हो गया कि उसने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए 800 किलोमीटर का गलियारा भी, 800 मील का गलियारा भी चाहिए, बीचों बीच से जाएगा निकल के भारत के। लेकिन जिन्ना इन वार्ताओं में बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, और फाइनली जून 1946 में वापस चला गया कैबिनेट मिशन। अब जब बात नहीं मानी गई जिन्ना की, और जिन्ना जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा, मैंने बताया आपको कि कैसे उसने उसको मासेस पार्टी बना के तैयार कर दिया। 29 जुलाई 1946 को एक बैठक हुई, और इस बैठक में यह कहा गया कि 16 अगस्त 1946 हमारा डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ध्यान सुनिए, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस बात का क्या मतलब था? चुनाव का रिजल्ट आ गया था, बंगाल में सरकार मुस्लिम लीग ने बनाई थी, पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, मद्रास में शायद सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की। कांग्रेस की जीत भी बड़ी थी, लेकिन कांग्रेस की अपने आप में एक हार हो गई थी ना, कि मुसलमान पूरा का पूरा गोलबंद हो गया था जिन्ना के पीछे। डायरेक्ट एक्शन डे इतिहास का वो बदनुमा, वो काला दाग है जिस दिन भारत में कत्लेआम हुआ, दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम हुआ। बंगाल के एक नोआखली में, कलकत्ता में सबसे ज्यादा संवेदनशील जो बात लग रही थी मुझे, जो मैंने इतिहास को समझा है, और हुआ भी ऐसे ही, सबसे हॉटेस्ट प्लेस उस समय पंजाब था। बताऊंगा इसके बारे में भी। एक घटनाक्रम देश की आजादी में होता है। अब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर सरकार द्वारा, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे उस समय, यह घोषणा हुई कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, और वेवेल को वापस बुलाया जा रहा है, और उसकी जगह नए वायसरॉय आएंगे जिनका नाम था लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जिनके बहुत सारे मित्र पहले ही कांग्रेस में मौजूद थे।
मित्रों एक्चुअली हुआ क्या, जब माउंटबेटन इंडिया आए, माउंटबेटन 22 या 23 मार्च को इंडिया आ गए थे 1946 में, सॉरी 47 में। उन्होंने आते ही लगातार 2 महीने उन्होंने लगातार बात की, अप्रैल मई लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, धड़ाधड़ बातचीत करते रहे वो कि कोई सॉल्यूशन निकले। क्योंकि इंग्लैंड की भी एक बहुत बड़ी क्लास ये चाहती थी कि डिवीजन ना हो। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि किसी भी तरीके से डिवीजन ना हो, डिवीजन बच जाए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पूरे देश में दंगों का माहौल चल रहा था, यह भी अंग्रेज देख रहे थे। अचानक 3 जून को, आज जो कि 3 जून है, 3 जून को 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पे यह घोषणा हुई कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, एक मुल्क बनेगा पाकिस्तान, जिसके पूर्व में होगा पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम में होगा पश्चिम भारत के, पश्चिम में होगा पश्चिमी पाकिस्तान और बीच में भारत होगा। भारी मन से नेहरू ने हिंदुओं को एड्रेस किया ऑल इंडिया रेडियो पे, जिन्ना ने मुसलमानों को एड्रेस किया, बलदेव सिंह जो रक्षा मंत्री बने बाद में हमारे, उन्होंने सिखों को एड्रेस किया। यहां तक गांधी की कोशिश थी बंटवारा रोकने की कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास चले गए और उनसे कहा कि ऐसा करो, देश का बंटवारा नहीं करो, प्रधानमंत्री आप बन जाओ। पर गांधी का ये प्रपोजल उनकी खुद की पार्टी में नहीं किया, गिर गया। 3 जून को माउंटबेटन ने घोषणा की डिवीजन की और 4 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। भारत में तो मची, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। 20 फरवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे, हिंदुस्तान को हम छोड़ देंगे। लेकिन 4 मार्च 1947 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी 4 जून 1947 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन के शब्द कुछ यूं थे कि जून 1948 तक का वेट नहीं करूंगा मैं यानी हम अंग्रेज अगस्त के मध्य तक, इसी साल के यानी अगस्त 1947 के अगस्त के मध्य तक हम भारत को आजाद कर देंगे। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर टिप्पणियां लिखी हैं। ये एक बेहद बेकार, मूर्खतापूर्ण भरा हुआ डिसीजन था। देश में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतने दंगे हो रहे थे, इतनी लाशें रोज गिर रही थी, रोज लोग मर रहे थे। उसके बारे में ये कहा भी गया है, मैं बता रहा हूं आपको। पंजाब क्यों ये प्रॉब्लम थी, सबसे ज्यादा मुसीबत में अगर कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति था पंजाब का गवर्नर एवन जेनकिंस ने मई में ही ये बात लिख दी थी माउंटबेटन को कि बंटवारे की कोई जल्दबाजी ना करें, यहां हालात पंजाब में बहुत ज्यादा खराब हैं। क्योंकि मुसलमानों को यह लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उन्हें मिलेगा। और हिंदुओं को और सिखों को यह लग रहा था कि लाहौर उनसे ना छूट जाए। पंजाब की राजधानी रही है लाहौर। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि बंटवारा जो हो रहा था,
क्योंकि इसी बीच में सर सिरिल रेडक्लिफ केवल 5 हफ्तों का समय दिया गया बाउंड्री डिवीजन उन्हें करने का। इसलिए रेडक्लिफ रेखा कहते हैं ना हम, भारत पाकिस्तान की रेखा को जो पंजाब में खींची गई है। मतलब कितना बेहुदा डिसीजन लिया गया। सिखों के सेंटिमेंट्स धरे के धरे रह गए। ननकाना साहिब जो कि गुरु नानक जी की जन्मस्थली है, वो पाकिस्तान चली गई। और जो फिर पंजाब में हुआ है, पंजाब देश का सबसे अशांत राज्य रहा है, क्योंकि इसी बीच उन्होंने कह दिया था ना हमें भारत में जाना ना हमें पाकिस्तान में जाना, ऐसा करो हमारा तो अलग ही देश बनाओ, तो खालिस्तान। तो इवान जेनकिंस ने पहले ये लिख दिया था 50,000 की फौज 50,000 की फौज भेजी गई थी पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, जो नहीं कर पाई। समझ में आई आपको पूरी बात कि डिवीजन कैसे कैसे हुआ है। तो जो मैंने कहा, जिन्ना की अति महत्वाकांक्षा डिवीजन का कारण बनी। नेहरू और गांधी ने जिन्ना को इतना कम करके आंका कि वो भूल ही गए कि देश का एक बड़ी क्लास उसके पीछे जा सकती है। और इमोरलिटी सबसे बड़ी दिखाई अंग्रेजों ने, बस छोड़ के भाग जाने। कारण था ना 1947, 1939, 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता थी। तो ये यहां से दौर शुरू हुआ दंगों का, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि 15 अगस्त का दिन ही क्यों लिया गया। इसके पीछे भी आपको एक बात बताता हूं। 15 अगस्त जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सरेंडर करने की दूसरी बरसी है, तो माउंटबेटन को यह दिन सबसे सही लगा। साम्राज्यवादी ताकत सिंबलाइज बनाना चाहती थी उसको। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा ज्योतिष वर्ग था उसने कहा 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है, ऐसा भी लिखते हैं इतिहासकार। इसलिए स्वतंत्रता की तैयारी 14 अगस्त की रात 11 बजे से शुरू कर दी गई थी। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन टूटे हुए भारत के साथ आजाद हुआ। तो इस अध्याय में मैंने आपको जितनी बात बताई हैं, इसे सुनिए, पॉज करके लिखिए, नोट्स बनाइए, जो बात समझ में नहीं आई होगी फिर से देखिए, ठीक है। और अध्याय 2 में अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो अध्याय 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जो अब गांधी की हत्या, दंगों का रूप और गांधी की हत्या जो है वो किस तरह से होगी, क्या कारण रहेगा हत्या का, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। अध्याय 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया और एक नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। 14 लोग उस नई मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। और यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि इस मंत्रिपरिषद में ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेसी थे केवल उन्हीं को शामिल किया गया था, ऐसा नहीं था। पहली बार ये मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रीय चरित्र की मंत्रिपरिषद थी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो लिस्ट तैयार की गई थी उनमें कई ऐसे लोग भी थे जो तमाम जिंदगी कांग्रेस के ध्रुव विरोधी रहे, लेकिन वो मंत्रिपरिषद में नेहरू के शामिल थे। इनमें एक नाम है के षणमुखम शेट्टी का, जो वित्त मंत्री बने। इसमें एक नाम BR अम्बेडकर का, जो कानून मंत्री बने। एक नाम इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया। जब डिस्कशन पहले ही हो गया होगा किस किस को शामिल किया जाना है, तो जब कांग्रेसी लिस्ट लेके गए तो गांधी ने पूछा कि क्या इसमें अंबेडकर का नाम है? तो नेहरू बड़े शॉक्ड हुए कि ये बापू क्या कह रहे हैं, कि जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी उनकी खिलाफत की। तो तब नेहरू से कहा गांधी जी ने
कि अगर आपने अंबेडकर के ज्ञान का फायदा नहीं उठाया तो घाटा पूरे देश का है। तो इस तरह से जो पहली मंत्रिपरिषद बनी वो राष्ट्रीय चरित्र की मंत्रिपरिषद थी, क्योंकि अब स्थिति ये थी कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो गांधी उस समय कहां थे। तो गांधी पहुंचे हुए थे पहले ही बंगाल में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीषण हत्याएं हो रही थी। स्थिति ये बनी हुई थी वहां पे कि ऐसा भी था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ, उन्होंने सोहरा अली वर्दी ऐसे करके कुछ नाम था, कि 3 दिन की पुलिस को छुट्टी दे दी थी ताकि दंगाई अपना काम खुल के कर सकें। तो इसलिए गांधी वहाँ की शांति में लगे हुए थे। इधर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया, गांधी वहाँ। आज़ादी के बाद 31 अगस्त को क्या होता है कि एक हिंदू नवयुवक की हत्या हो जाती है, और मामला जो है वो फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बंगाल में एक जगह है बेलियाघाट, वहाँ पे 2 सितंबर 1947 को गांधी जो है अपना उपवास शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत रही है, आप लोगों को पता है। और इस उपवास का देखते देखते इतना असर होता है वहाँ पे कि 5 सितंबर तक वहाँ के जो युवक थे, जो नौजवान थे, वो अपने हथियार गांधी के पास लाके जमा करने लगे। यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि वहाँ पे मतलब शांति एक तरह से गांधी ने बहाल कर दी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था अभी, जब मैं आपको भी पहले पढ़ा रहा था, कि मैंने आपसे बताया कि पंजाब में 50,000 की फौज भेजी गई थी, तब भी वहां पे भीषण लाखों लोग वहां पे मौत के शिकार हुए हैं। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि एक 70 साल की उम्र के लगभग एक वृद्ध ने शांति स्थापित कर दी, जबकि 50,000 की पुलिस पंजाब में वो काम नहीं कर पाई। एक अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन, जो हमेशा गांधी की बुराई लिखता था, उसने भी तारीफ की पहली बार गांधी की। अब जब बंगाल में शांति हो गई, तो उसके बाद अब गांधी जो है वो पंजाब जाना चाहते थे तुरंत, क्योंकि वहां पे मामला बहुत गड़बड़ था। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में भीषण दंगा हो गया, हो रहा था पहले ही। वो वहां पहुंचे, उन्हें रिपोर्ट दी गई कि 137 के लगभग मस्जिदें जला दी गई हैं, मुसलमानों के घर पे हमला हो रहा है। इस चक्कर में गांधी ने आरएसएस के शिविर में भी एक बार मुलाकात की। वो वहां भी गए, ये देखने के लिए कि गांधी, मैं बता दूं यहाँ एक बात आपको, गांधी आरएसएस के अनुशासन से बहुत प्रभावित थे, और गांधी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इस दंगे के पीछे आरएसएस का हाथ है। जबकि नेहरू का बिल्कुल उल्टा सोचना था। नेहरू ने, मैं एक किताब को कोट कर रहा हूं, नेहरू ने कहा कि मतलब आतंकवादी संगठन की तरह मानते थे नेहरू आरएसएस को। उस समय आरएसएस के जो चीफ थे वो थे एमएस गोलवलकर जी। आरएसएस पे ये हमेशा से आरोप रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हुई, और उस रैली में एमएस गोलवलकर ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, पर हम अपने हिंदू समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात गांधी की हत्या में, जो पर्सनली इतिहास पढ़ाते हुए मुझे लगती है, और मेरी तरह शायद उस समय के हिंदुओं को लगती होगी, गांधी मतलब उस दौरान ज्यादातर वकालत मुसलमानों की करते रहे। ऐसा लगता है, इतिहास को पढ़ के ऐसा लगता है
कि मुसलमान की ही बात करते रहे, जबकि मरने वालों की संख्या हिंदुओं की भी कम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि गांधी मतलब चिंतित नहीं थे। गांधी के जो जीवनीकार थे डीजी तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था। गांधी जी पाकिस्तान भी जाना चाहते थे क्योंकि वहां के अल्पसंख्यकों पर बहुत बुरी तरह अत्याचार हुआ, लेकिन यह बात पब्लिकली आई नहीं बाहर। गांधी वहां भी जाना चाहते थे, ऐसा डीजी तेंदुलकर बताते हैं जो उनके जीवनीकार हैं। इस बात से लेकिन गांधी का यह कहना था कि मैं किस मुंह से जाऊं वहां जब हमारे यहां ही अल्पसंख्यकों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। तो पॉइंट निकल के आया फिर कि गांधी को मतलब यहां के मुसलमानों की चिंता थी पर हिंदुओं की चिंता नहीं थी। जब दंगे नहीं रुके और मामला बढ़ता चला गया तो 13 जनवरी 1948 को गांधी ने फिर उपवास किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह गांधी का आखिरी उपवास था। और इस बार गांधी के उपवास की खास बात क्या थी कि उन्होंने 3 चीजों को पॉइंट आउट किया था। अपने इस उपवास में सबसे पहले गांधी ने भारत की जनता से अपील की कि जब आप द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के खिलाफ हैं तो फिर आप मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं। आपको उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन्हें आपको संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। यह अपील उन्होंने भारत की जनता से की। दूसरी अपील उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से की कि वहां जो अल्पसंख्यक रह गए हैं, जो हिंदू बौद्ध जो भी वहां रह गए थे, उन्हें पाकिस्तान ना निकाले। पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए थे अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि वहां पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। और तीसरी अपील गांधी ने भारत सरकार से की। 55 करोड़ का एक स्टर्लिंग अमाउंट रोका हुआ था भारत की सरकार ने। इसका पॉइंट लिंक करूंगा मैं जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि भारत सरकार गुस्से थी इस बात को लेके, गुस्से में थी कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान ने चीजों को किया है। ये एक अलग विषय है। तो गांधी ने कहा कि तुरंत पैसे का भुगतान किया जाए पाकिस्तान को। समझ रहे ना आप बात, यानी इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स मुस्लिम्स। ये 18 जनवरी को बाबूजी के नेतृत्व में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूं मैं, उनके नेतृत्व में सभी धर्मों के लोग गए गांधी के पास और भारत सरकार ने भी रिक्वेस्ट मान ली कि ठीक है हम 55 करोड़ रुपए उनका इशू कर रहे हैं। और 18 जनवरी को ये सारे लोग उनके पास गए और उनसे कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अब दंगा नहीं होगा, आप उपवास तोड़ दीजिए। और 18 जनवरी को उन्होंने उपवास तोड़ दिया, खत्म कर दिया। घनश्याम दास बिड़ला के घर में इस बार गांधी को दिल्ली में रखा गया था, ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए। एक बहुत बड़े उद्योगपति बिड़ला जी हुए हैं अभी भी, उनके पूरा खानदान देख रहे हैं आप देश में। 20 जनवरी को जनता को एड्रेस कर रहे थे तो एक मदनलाल नाम के आदमी ने गांधी को मारने की कोशिश की, उनके ऊपर बम फेंका, लेकिन वो दूर जाके गिरा और उसमें बच गए गांधी। लेकिन 39 साल का एक हिंदू जिसका संबंध आरएसएस और जो मतलब आरएसएस से जुड़ा हुआ था और हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था, जैसा रिसोर्सेज बताते हैं, 30 जनवरी की शाम को 5:17 पे, 30 जनवरी 1948, उसने अपनी रिवॉल्वर से गांधी की छाती में 3 गोली मार दी, बैक टू बैक। मुझे लगता है 6-7 लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में फिर पकड़े गए, जिनमें केवल 2 लोगों को फांसी। अंबाला की सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 को नारायण आप्टे और नाथुराम विनायक गोडसे को फांसी दी गई। इस तरह से गांधी के चैप्टर का अंत हुआ। इतिहासकारों का काम है अपनी अपनी कलम से अपने अपने परिदृश्य को देखना, लेकिन जहां तक मुझे लगता है शायद ये नाथुराम गोडसे इस वजह से ज्यादा गुस्से में था
क्योंकि गांधी जी बैलेंस नहीं थे, गांधी जी पार्शल थे, उनका झुकाव मुसलमानों की तरफ ज़्यादा था। ऐसा वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, गॉडसे ने अपनी किताब में लिखा भी है। गांधी के तो बेटों ने, मनीलाल और दूसरे बेटे ने तो कह भी दिया था कि मतलब छोड़ दें आप, फांसी ना दें, लेकिन गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी और वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया था उस अपील को, उस प्ली को। तो इस तरह से गांधी जी की हत्या हुई। मैंने बहुत एक अच्छी कोशिश की है चीज़ों को समझाने की, फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कोई क्वेश्चन आया। लेकिन इस वीडियो को 1-2 बार तो ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। कुछ ऐसे पॉइंट भी आते हैं जिन्हें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, अंडरलाइन कर, उन पे आप अपनी रिसर्च करिए। जैसे मैंने सर सैयद अहमद ख़ान को नोट किया वीडियो में, जैसे मैंने पंजाब का जिक्र किया, उसकी अशांति का जिक्र किया। तो इस तरह से आपकी अपनी समझ इतिहास को लेकर पैदा होगी। और मैंने कहा कि इसी कालखंड में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे एक बहुत मजा आता है पढ़ने में यार। ऐसे जब देखिए, जब तक आप चीज़ों की गहराई में नहीं जाएंगे ना, जब तक वो मज़ा नहीं है पढ़ने में। मज़ा तभी आता है जब चीज़ों को पूरी गहराई के साथ लिया जाए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और लाइक वाइक कर देना, जैसा लगाओ कि हाँ कुछ पढ़ा दिया है, सब्सक्राइब कर देना, जो भी जैसे जैसे भी कहना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।